बच्चों, स्वागत है आप सभी का शिव भैया की साइंस में। तो आज का जो टॉपिक होने वाला है वो आपका है प्रिज्म। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपके आगे भी काम आएगा। तो यहाँ आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। तो पहले प्रिज्म पढ़ाने से पहले मैं आपको कुछ ऐसे फिनोमेना है जो आपको बता दूं, ताकि आपको जब मैं प्रिज्म समझाऊं तो आपको और बेहतर तरीके से समझ में आए। तो आप समझिए, जैसे बेटा आपने पहले से ही पढ़ रखा है कि ये एक बाउंड्री है। ये क्या है बेटा? बाउंड्री। ये बाउंड्री होती है। जब किसी बाउंड्री पे मान लीजिए बाउंड्री के इधर एक कोई अलग मीडियम है, मान लेता हूँ N2 है, और इधर बाउंड्री के इधर एक मीडियम N1 है, मान लेते हैं एयर है। जब कभी बाउंड्री एयर से जब लाइट आपकी बाउंड्री पे गिरती है तो पहला काम क्या करना है? ये कौन सी रे है? इंसिडेंट रे। कौन सी रे है? इंसिडेंट रे। ठीक है। और जब भी बाउंड्री पे गिरती है तो पहला काम हमारा बेटा क्या होता है कि हम लोग क्या ड्रा करते हैं? नॉर्मल। और सारे एंगल ध्यान में रखिए, जितने भी एंगल हमको नापने होते हैं सब हम क्या करते हैं कि नॉर्मल से ही मेजर करते हैं। क्या है आपका? यह है नॉर्मल। और जितने भी एंगल मेजर करना है बेटा कहाँ से नाम मेजर करना है? आपके नॉर्मल से। तो एंगल कितना होगा? इंसिडेंट जो नॉर्मल से एंगल बनाता है उससे हम क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ इंसिडेंस, जिसे हम किससे दिखाते हैं? आई। किससे दिखाते हैं बेटा? आई। तो यहाँ पर आई क्या है? आई इज इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंट, क्योंकि मीडियम चेंज हुआ। अगर बेटा मीडियम सेम होता तो ये जो इंसिडेंट रेज होती ऐसे चली जाती, लेकिन क्योंकि मीडियम चेंज हो रहा है तो रिफ्रैक्शन होगा। तो रिफ्रैक्शन कैसे होगा बेटा? जब ये मीडियम अगले मीडियम में एंटर करेगी तो ये क्या कर देगी? लाइट का रिफ्रैक्शन होगा। तो यहाँ क्या बनेगा? एंगल आर बनेगा। इस एंगल आर को क्या कहते हैं? एंगल आर को क्या कहेंगे बेटा? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। और जो ये रे निकलती है इसे क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्टेड रे। रिफ्रैक्टेड रे, ये क्या होता है बेटा? रिफ्रैक्टेड रे। तो क्या ये चीज़ समझ में आई कि एक बाउंड्री है, सरफेस है, जब सरफेस पे कोई लाइट इंसिडेंट करती है तो उसे इंसिडेंट रे कहते हैं। वो नॉर्मल से जितना एंगल बनाती है उसे एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। फिर जब वो लाइट दूसरी मीडियम में एंटर करती है तो रिफ्रैक्ट करती है, तो जो एंगल बनने देती है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कहते हैं। और ये सब अगर आपको समझ में आएगा तो अब प्रिज्म में आपको और अच्छे से समझा पाऊंगा। लेकिन आपने एक चीज़ और पढ़ रखी है कि जो म्यू होता है, म्यू इज इक्वल टू C/V होता है बेटा। C/V जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ये क्या है बेटा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसे हम बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और ये क्या होता है बेटा? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। और ये क्या है? ये भी स्पीड ऑफ लाइट है बेटा। ये भी क्या है? स्पीड ऑफ लाइट ये भी है, पर इन मीडियम में। कहाँ रखेंगे हम? मीडियम। तो ध्यान में रखना, म्यू इज इक्वल टू C/V। सी रिप्रेजेंट कर रहा है स्पीड ऑफ लाइट को, सी रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा स्पीड ऑफ लाइट को। कहाँ स्पीड ऑफ लाइट को? जब वो स्पीड लाइट कहाँ? वैक्यूम में। और वी जो होता है वो भी स्पीड ऑफ लाइट को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन कब? मीडियम में। तो अगर ये इतना आपको समझ में आता है तो मैं चीज़ों को और अच्छे से आपको समझा पाऊंगा। तो अब हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं प्रिज्म के बारे में। तो प्रिज्म जो है बेटा, क्योंकि मेरे पास कोई डिजिटल बोर्ड है नहीं बेटा, तो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, चीज़ों आपको बार बार मिटाता रहूँगा, बताता रहूँगा। पर आप लोगों का अगर प्यार और सपोर्ट मिलता रहा तो बहुत जल्द ही यहाँ आपको डिजिटल बोर्ड लगा दिखेगा। तो मैं यहाँ आपको इसको हटा के प्रिज्म बनाता हूँ और प्रिज्म के बारे में अच्छे से समझाता हूँ। हो सकता है आपको ये वीडियो थोड़ी लेंदी लगे, पर बेटा मैं आपसे वादा करता हूँ अगर आपने ये पूरा वीडियो देखा तो आप प्रिज्म कभी भी नहीं भूल पाएंगे। आप प्रिज्म कभी नहीं भूल पाएंगे। तो आप थोड़ा सा वेट करिएगा, मैं आपको यहाँ बना के दिखा रहा हूँ। तो पहले मैं आपको प्रिज्म दिखाऊंगा। बहुत लोगों ने प्रिज्म देख रखा होगा। जो प्रिज्म होता है, अगर 3 डायमेंशनली बताएं बेटा, बहुत लोगों ने लाइव में देखा होगा। तो ये प्रिज्म होता है, ट्राइहेड्रल शेप का होता है। ये इसका फ्रंट सरफेस, ये बेटा फ्रंट सरफेस। ये आपका प्रिज्म है, जो कि ये बेटा 3D स्ट्रक्चर है। ये 3D स्ट्रक्चर होता है जो कि ट्राइहेड्रल शेप का होता है। अब हम, क्योंकि मुझे पूरे प्रिज्म का काम नहीं है, मैं आपको जो समझाना चाह रहा हूँ मैं प्रिज्म की इस फ्रंट वाले सरफेस से ही समझा दूंगा। तो मैं आपको ये हटा के दूसरा दिखाना चाह रहा हूँ। अब जो हम लोग पढ़ेंगे, हम इसके बारे में पढ़ेंगे। ये देखेंगे, ये प्रिज्म का फ्रंट सरफेस है। ठीक है। ये एक प्रिज्म मान लेते हैं, प्रिज्म जो है ABC एक प्रिज्म है। तो आपने एक नाम सुना होगा, एंगल ऑफ प्रिज्म, है ना? आपने सुना होगा, क्या नाम? एंगल ए। मान लीजिए अगर एंगल ए है तो क्या आपने पढ़ा होगा? एंगल ऑफ प्रिज्म।
ये क्या हो बेटा, ये क्या होता है, एंगल ऑफ जो प्रिज्म होता है, आप यहाँ से ध्यान रखिएगा, एंगल ऑफ प्रिज्म जो होता है वो किन्हीं दो रिफ्लेक्टिंग सरफेस, जो दो रिफ्लेक्टिंग सरफेस हैं उनको, वो जहाँ आपस में मिलते हैं वही एंगल ऑफ क्या होता है, प्रिज्म होता है। जैसे ये देखिए, अगर मैं कहूँ इंसिडेंट लाइट मैं इस पर डालूँ, ये इंसिडेंट लाइट है तो पहला रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये हुआ, फिर इंसिडेंट लाइट जो होगी ये प्रिज्म में जाएगी, सीधी जाएगी क्योंकि यहाँ का मीडियम सेम है, फिर जब ये बाहर निकलेगा क्योंकि मीडियम चेंज हो रहा है तो रिफ्लेक्शन यहाँ भी होगा। तो ये एक सरफेस लाइट जो है, जो आपकी लाइट है, दो बार सरफेस से, दोनों सरफेस से कौन कौन सी सरफेस रिफ्लेक्ट हो रही है, एक बार इस सरफेस से, एक बार इस सरफेस पे। तो इन दोनों सरफेस से, जिन दोनों सरफेस से लाइट का रिफ्लेक्शन होता है, उन दोनों सरफेस के बीच में जो एंगल बनता है उसी को हम क्या नाम देते हैं, एंगल ऑफ प्रिज्म के नाम से जानते हैं। उसे हम क्या नाम देते हैं बेटा, एंगल ऑफ प्रिज्म। एक बार फिर से देखिए, जिन दो रिफ्लेक्टिंग सरफेस से, एक एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये हुआ, एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये हुआ, इन दोनों रिफ्लेक्टिंग सरफेस से जितना एंगल बनाया जाता है उसी को हम एंगल ऑफ प्रिज्म के नाम से जानते हैं। तो क्या आपको समझ में आया कि एंगल ऑफ प्रिज्म क्या होता है। फिर ये जो आप नीचे देख पा रहे हैं बेटा, ये क्या है, बेस ऑफ प्रिज्म। ये क्या है, बेस ऑफ प्रिज्म, इसे हम बोलते हैं बेस ऑफ प्रिज्म। ये दोनों ए बी और ए सी क्या है, ये लेटरल सरफेस ऑफ प्रिज्म है। ये दोनों क्या है, लेटरल सरफेस ऑफ प्रिज्म है। तो आपको अगर मैं लिख दूं ए बी और बी सी बेटा क्या है, ये लेटरल सरफेस ऑफ प्रिज्म है बेटा। तो यहाँ तक आपको समझ में आया। तो मैं आपको फिर से दिखाना चाह रहा हूँ, सब हटा के एक बार अच्छे से देखिएगा, ये सारी चीज़ें फिर से देखिएगा। मैं आपको अभी एक बात समझाने जा रहा हूँ। अब बेसिकली हम प्योर बात करेंगे प्रिज्म के बारे में। तो प्रिज्म के बारे में हम लोग फिर से देखते हैं क्या है। मैंने कहा बेटा ये आपका जो है, फिर से एक बार हम प्रिज्म के बारे में बात करेंगे। जैसे देखिए, ये रहा फिर से आपका प्रिज्म, ये आपका प्रिज्म जो हुआ आपका, इस पर मैंने एक लाइट इंसिडेंट कराई, लाइट जो आई सरफेस पे इंसिडेंट की। अभी मैंने बताया था कि जो सरफेस पे ये प्रिज्म आपका है, लाइट इंसिडेंट ले है, कौन सी है, इंसिडेंट रे है। इंसिडेंट रे जहाँ जिस सरफेस पे गिरती है वहाँ हम क्या करते हैं, एक नॉर्मल ड्रा करते हैं। इंसिडेंट रे नॉर्मल से जितना एंगल बनाती है उसे हम क्या बोलते हैं, इंसिडेंट एंगल। तो ये क्या है बेटा, आई, इसे हम क्या बोल रहे हैं, एंगल आई क्या हो गया यहाँ, एंगल ऑफ इंसिडेंट। फिर क्या होगा, क्योंकि ये यहाँ कहाँ से जा रहा है बेटा, इधर क्या है, एयर, यहाँ भी क्या है, एयर। तो एयर से प्रिज्म में जा रहा है, तो यहाँ से क्या होगा, मीडियम चेंज हो रहा है, तो क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगा लाइट का रिफ्लेक्शन हुआ। लाइट प्रिज्म के अंदर सीधी जाएगी क्योंकि यहाँ का मीडियम सेम है। फिर जब लाइट प्रिज्म से बाहर निकलती है तो यहाँ मीडियम अलग है क्योंकि इस प्रिज्म का कुछ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा और यहाँ एयर बाहर है, इसका कुछ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है जो कि एयर का हम मान के चलते हैं कि क्या होता है, कि 1 होता है, ठीक है। लेकिन वैसे देखा जाए जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 हम बात करते हैं वो वैक्यूम के लिए बात करते हैं, पर हम एयर के लिए भी जो है मान लेते हैं कि उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है। तो क्योंकि अब ये प्रिज्म में जाएगा तो मीडियम सेम है तो लाइट सीधी जाएगी। फिर जैसे ये आपके प्रिज्म से निकलेगा तो फिर से मीडियम चेंज होगा, तो फिर से रिफ्लेक्शन होगा, फिर से रिफ्लेक्शन हुआ और रिफ्लेक्शन होके बेटा लाइट क्या की, इमर्ज हो गई, बाहर निकल गई। इसलिए हम इसको एक नाम देते हैं इमर्जेंट रे। अब फिर मैंने कहा अगले सरफेस पे, क्योंकि यहाँ फिर से एक बार रिफ्लेक्शन हो रहा है तो फिर यहाँ एक नॉर्मल बनाएंगे, जहाँ जहाँ रिफ्लेक्शन हो रहा है जिस सरफेस पे वहाँ नॉर्मल बनाएंगे। और नॉर्मल से जितना एंगल बनाता है, हमने कहा था कि हमेशा जो एंगल लिया जाएगा बेटा नॉर्मल से लिया जाएगा। नॉर्मल से जितना एंगल बनाते हैं इमर्जेंट रे, उसे हम बोलते हैं एंगल ऑफ इमर्जेंस। ये क्या, जो एंगल ये क्या है बेटा, एंगल ऑफ इमर्जेंस। क्या हो गया, एंगल ऑफ इमर्जेंस। तो अब थोड़ी देर के लिए और समझिए, मैं थोड़ा आपको और बता दूं। इससे पहले मैंने आपको ये बताया था, ये क्या है बेटा, एंगल ए को हमने क्या बताया अभी, तो एंगल ए यहाँ पर क्या है, एंगल ऑफ प्रिज्म, या कहीं कहीं एक नाम और इसको बोला जाता है जो मैं आपसे वो ऐसे बता देता हूँ क्योंकि आपकी एनसीईआरटी में नहीं है, इसे हम एपेक्स एंगल के नाम से भी बोलते हैं। फिर ये क्या हुआ, अब देखिए, अगर मान लीजिए बेटा एक बार और समझिए, अगर ये प्रिज्म ना होता तो क्या होता, अगर ये प्रिज्म ना होता तो क्या जो इंसिडेंट लाइट ये प्रिज्म पे गिर रही है, क्या ये डिविएट होती, नहीं होती। ये इंसिडेंट लाइट क्या करती, सीधी जाती, इंसिडेंट लाइट क्या जाती, सीधी जाती।
लेकिन प्रिज्म ने क्या किया, इस इंसिडेंट लाइट को क्या कर दिया है, रिफ्लेक्ट कर दिया है। और प्रिज्म की एक प्रॉपर्टी और होती है कि जो प्रिज्म होती है बेटा वो लाइट को अपने बेस की तरफ क्या करती है, बेंड करती है। तो जब लाइट इस पे गई तो प्रिज्म ने अपने बेस की तरफ लाइट को बेंड की, तो क्योंकि इस रे के इंसिडेंट रे का जो पाथ था, एक्चुअल जो पाथ था उसको इसने चेंज कर दिया है। कितना चेंज कर दिया है, उसी को हम एंगल ऑफ डिविएशन के नाम से जानते हैं। तो हम देखते हैं कितना चेंज किया, क्योंकि इंसिडेंट रे का जो पाथ था बेटा ये इधर था, सीधा जाता अगर ये प्रिज्म ना होता, पर गई कहाँ, इमर्ज कहाँ हुई, यहाँ से यही तो गई, इतना डिवेट हुई। तो मैंने क्या किया, इस रे को जब मैंने पीछे बढ़ाया तो देखा कि जो ओरिजिनल पाथ है और जो आपकी जो ओरिजिनल पाथ थी उससे लाइट कितना डिवेट हुई, क्या इतना डिवेट हुई। ओरिजिन इधर था, लाइट सीधा इधर जाती, पर क्या की प्रिज्म की वजह से लाइट इतना डिविएट कर गई, ये इधर इमर्ज हो गई। तो यही जितना लाइट डिविएट की है उसे हम बोलते हैं एंगल ऑफ डिविएशन, जिससे हम कैपिटल डी से दिखाते हैं। तो क्या है बेटा, ये डी है आपका, ये टोटल इतना क्या है, ध्यान से देखिएगा टोटल कितना है डी। एक बार फिर समझिए, मैंने कहा ये इंसिडेंट रे है, अगर प्रिज्म ना होता तो ये इंसिडेंट रे सीधी जाती, पर प्रिज्म के होने की वजह से प्रिज्म ने क्या किया, इस इंसिडेंट रे को अपनी बेस की तरफ मोड़ दिया, और जब ये दूसरी सरफेस से निकला तो इमर्जेंट के रे के रूप में निकला। तो इंसिडेंट रे का नॉर्मल से, जो उसकी नॉर्मल पाथ थी उससे कितना डाइवर्ट हुआ, कितना हुआ, उसी एंगल को हम क्या नाम दे रहे हैं, उसी एंगल को हम बोल रहे हैं बेटा क्या, एंगल ऑफ डिविएशन। क्या है, आपको समझ में आया। अगर आपको आगे समझ में आएगा तो कुछ और बात मैं कर रहा हूँ। देखिए अब मैं थोड़ा यहाँ इसको हटाता हूँ, थोड़ा और दो बात करता हूँ मैं आपसे। अब यहाँ एक चीज़ और आप देखिएगा बेटा, आप यहाँ चीज़ देखिएगा कि अगर सोचिए, अच्छा मैं इसी पे बता दे रहा हूँ आपको, ये आपकी जो ओरिजिनल पाथ थी, प्रिज्म दो काम करता है। दो काम क्या करता है, प्रिज्म का दो काम है। जो प्रिज्म अकेला प्रिज्म जो होता है वो बेटा दो काम करता है। पहला करता है कि वो लाइट को डिविएट करता है, और साथ साथ में लाइट को डिस्पर्स भी करता है। तो अकेला प्रिज्म दो काम करेगा, और पहला क्या है कि लाइट को डिस्पर्स करेगा, दूसरा क्या करेगा, डिविएट करेगा। लाइट को क्या करेगा, डिविएट करेगा। तो अब जब लाइट इस प्रिज्म पे गिरेगी बेटा, अब मुझे आपको समझाने के लिए इसको हटाना पड़ेगा। फिर से देखिएगा, जितना अभी तक मैंने समझाया बेटा, मुझे टाइम भले लग रहा है, लेकिन ये आप समझिए कि अगर आप इसको समझते हैं, क्योंकि आपके आगे भी काम देगा, आपको दोबारा कभी प्रिज्म में कन्फ्यूज़न नहीं होने वाला है। तो फिर से एक बार मैं बना रहा हूँ प्रिज्म, देखिएगा ये प्रिज्म हुआ, मैंने कहा ये इंसिडेंट लाइट आई। अब मैं यहाँ पर इंसिडेंट लाइट को मैं मान चल रहा हूँ कि एक वाइट लाइट है। ये कौन सी लाइट है बेटा, वाइट लाइट, ये वाइट रे है। वाइट लाइट जो वाइट रे होती है बेटा, वो कितने उसमें कितने कलर होते हैं, जो वाइट रे होती है वो कितने कलर का कंस्टिट्यूएंट होता है बेटा, उसमें आपके पाई जाती हैं विव, ठीक है, विव कितने होते हैं, 7 कलर का कंस्टिट्यूएंट होता है बेटा। और आपको ये भी पता है जो विवग्योर होता है, जैसे जैसे इधर से आप इधर की तरफ जाते हैं, जैसे जैसे आप वायलेट से रेड की तरफ बढ़ते हैं, वैसे वैसे लेमडा क्या होता है, बढ़ता है। ध्यान में रखना है, रे जब वाइट रे 7 कंस्टिट्यूएंट कलर का होता है, उसमें 7 पार्ट पाए जाते हैं, 7 अलग अलग कलर पाए जाते हैं किसी व्हाइट लाइट में। जब आप ब्लू से रेड की तरफ जाते हो तो उनका लेमडा धीरे धीरे इंक्रीज करता है। तो यहाँ से आप देख के बताइए कि सबसे ज़्यादा लेमडा किसका है बेटा, क्या आपको दिख रहा है कि सबसे ज़्यादा लेमडा है वो आर का है, क्या सबसे ज़्यादा लेमडा आर का है। अभी मैंने आपको कुछ देर पहले बताया था कि आप अपने पढ़ा कि म्यू इक्वल टू C/V, ये आपने पढ़ा। फिर एक लेसन और पढ़िएगा, आप देखिए, थोड़ा सा मेरा साथ दीजिए, मैं आपको बता रहा हूँ कि एक फार्मूला होता है स्पीड इज इक्वल टू V इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इंटू लेमडा, जहाँ पर जो आपकी स्पीड होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है लेमडा के। स्पीड जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है बेटा लेमडा के। तो जब लेमडा बढ़ेगा तो क्या स्पीड बढ़ेगी, जब लेमडा बढ़ेगा क्या स्पीड बढ़ेगी, क्या यहाँ से दिख रहा है कि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लेमडा। जब V बढ़ेगा, आपका लेमडा बढ़ेगा, तो क्या आपकी V बढ़ेगी, और जब V बढ़ेगी तो स्पीड बढ़ जाएगी रेड की। तो क्योंकि यहाँ सबसे ज़्यादा लेमडा किसका है, रेड का। जब सबसे ज़्यादा रेड का लेमडा है तो सबसे ज़्यादा स्पीड किसकी होगी, सबसे ज़्यादा स्पीड किसकी होगी, आपकी रेड की होगी। अब ऐसे समझिए, आप मान लीजिए आपके 7 दोस्त हैं और सातों दोस्तों ने जो है एक साथ दौड़ना स्टार्ट किया, पर सातों के दौड़ने का स्पीड अलग अलग था। तो क्या सातों जो फिनिशिंग पॉइंट है एक साथ पहुंच पाएंगे,
कोई पहले पहुंचेगा, कोई तो दूसरे नंबर पे, कोई तीसरे नंबर पे, कोई चौथे नंबर पे, क्योंकि सबकी स्पीड अलग अलग थी। सातों की स्पीड सेम होती तो सातों एक साथ पहुंचते, पर सातों की स्पीड डिफरेंट होने की वजह से अब सातों क्या पहुंचेंगे, अलग अलग टाइम पे पहुंचेंगे। तो वैसे ही क्या होती है कि जब ये व्हाइट लाइट प्रिज्म पे गिरती है तो प्रिज्म पे गिरने के बाद अपनी स्पीड के हिसाब से ये जो लाइट होती है प्रिज्म पे गिरने के बाद अपनी स्पीड के हिसाब से ये बाहर की तरफ निकलती हैं। अब यहाँ टोटल तो आपके 7 कलर निकलते हैं, क्योंकि मेरे पास वॉलेट नहीं है तो इस रेड वाली लाइन को आप वॉलेट समझिएगा। तो ये जो है बेटा सबसे ऊपर जो आती है, जो सबसे फर्स्ट नंबर पे आती है वो आपका क्या होती है, वो आपकी रेड होती है। और सबसे जो लास्ट नंबर पे आती हैं, सबसे लास्ट जो रैंकिंग होती है वो आपकी वॉलेट की आती है। तो अब ये आपकी वॉलेट क्यों आती है, क्योंकि सबका स्पीड अलग अलग है। थोड़ा आप और हायर क्लास में जाएंगे तो आप एक और रिलेशन पढ़ेंगे कि जो डेल्टा होता है, डिविएशन होता है μ-1। अब यहाँ देखिएगा म्यू से, यहाँ थोड़ा आप देख पाएंगे कि जिसका म्यू ज़्यादा उसका डेल्टा ज़्यादा, पर मैं भी आपको नहीं पढ़ा पाऊंगा, जब ये छोड़ दी इस पर। तो यहाँ आप देखिए कि अब ये क्या होगा कि जब ये वाइट लाइट प्रिज्म से निकलेगी तो यहाँ हमने क्या लगा रखा है, मैंने स्क्रीन लगा दिया है बेटा, मैंने यहाँ एक स्क्रीन लगाया है। अब स्क्रीन पे क्या होगा कि जो लाइट आएंगी, जो लाइट के 7 कंस्टिट्यूएंट कलर थे, ये इस स्क्रीन पे पैटर्न बनाएंगे। इस स्क्रीन पे पैटर्न बनाते हैं, वो जो पैटर्न बनता है उसी पैटर्न को हम नाम दे देते हैं स्पेक्ट्रम। ये आपकी क्या है, ये आपकी स्क्रीन है। और इस स्क्रीन पे जो आपको ये पैटर्न मिलेंगे, रेड का मिलेगा, फिर आपका जो है इंडिगो, फिर आपका जो पैटर्न मिलेगा लास्ट में जो आपका वॉलेट मिलता है, जो पैटर्न आपके इस स्क्रीन पे मिलते हैं, इसी पैटर्न को हम नाम देते हैं स्पेक्ट्रम। ओके बेटा, क्या यहाँ तक समझ में आई? अब आप एक चीज़ और समझिए कि अगर ये जो आपकी, अगर ये वाइट लाइट जो आपकी जा रही, अगर ये प्रिज्म ना होता तो ये सीधे निकलती। जब ये सीधे निकलती तो क्या इसका जो एक्चुअल पाथ था ये होता। तो अब बताओ ये अपने एक्चुअल पाथ से कितना डेविएट हो रही है? क्या सबसे कम जो डिविएशन हो रहा है आपको दिख रहा है? सबसे कम जो डिविएशन हो रहा है बेटा रेड का हो रहा है। क्या सबसे कम डिविएशन रेड का हो रहा है? इसीलिए जो लीस्ट डिविएट होता है बेटा, लीस्ट जो डिविएशन होता है, लीस्ट डिविएशन हो रहा है जिसका, वो किसका हो रहा है? रेड का। और सबसे मैक्सिमम जिसका डिविएशन हो रहा है, जो सबसे मैक्स डिविएट हो रहा है, आपको देखिए, ये देखिए, ये सबसे ज़्यादा कौन डिविएट कर रहा है? वायलेट। तो सबसे ज़्यादा डिविएशन किसका हो गया? वायलेट का। सबसे ज़्यादा डिविएशन किसका हो गया? वायलेट का। तो आप इसको डेल से डिविएशन को, जैसे मैंने कहा, कैपिटल डी से भी दिखा सकते हैं, डिविएशन को कैपिटल डी से भी दिखा सकते हो, डेल्टा से भी दिखा सकते हैं, तो दोनों एक है। तो ये सबसे ज़्यादा डिविएट कौन हुआ? सबसे ज़्यादा डिविएट कौन हुआ बेटा? सबसे ज़्यादा डिविएट आपका वायलेट हुआ, और सबसे कम डिविएट क्या हुआ? आपका रेड हुआ। तो ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि बताओ लीस्ट डिविएट कौन हुआ? तो लीस्ट डिविएट कौन हुआ है? रेड। और जो सबसे ज़्यादा डिविएट हुआ है कौन हुआ है? वायलेट। क्या ये बात समझ में आई? अब मैंने वही बताया कि अकेला प्रिज्म 2 काम करता है। अकेला प्रिज्म 2 काम कौन से करता था? पहला काम करता था कि वो लाइट को डिस्पर्स करता है। लाइट को क्या करता है? एक प्रिज्म है, मान लो मैंने कहा एक प्रिज्म है, एक प्रिज्म जो होता है ये 2 काम करता है। पहला क्या करता है कि डिस्पर्सन करता है, डिस्पर्सन करेगा बेटा, और दूसरा डिविएशन करेगा। तो अब ये क्या होगा? अकेला प्रिज्म 2 काम करेगा, डिस्पर्सन डिविएशन करता है। तो डिस्पर्सन का मतलब क्या होता है? जैसे लाइट जब प्रिज्म पे गिरी, तो लाइट के जब प्रिज्म में गिरती है तो प्रिज्म में गिरने के बाद ये अपने 7 कंस्टिट्यूएंट कलर में जो डिस्पर्स हो जाती है, टूट जाती है, बिखर जाती है, उसी घटना को हम क्या बोलते हैं? डिस्पर्सन। और अपने एक्चुअल पाथ से जो अलग अलग कलर, अलग अलग जो यहाँ कलर बन रहे हैं, वो कितना अपने एक्चुअल पाथ से कितना डिविएट होते हैं, उनके बीच जो एंगल होता है, उसी एंगल को हम बोलते हैं एंगल ऑफ डिविएशन। तो आशा करता हूँ ये इतनी बात आपको समझ में आई होगी, बेटा। थोड़े साथ और भी हमारे साथ बने रहिए, 2 मिनट की और है बेटा। इसके बाद आपको सारी चीज़ें मैं समझा चुका हूँगा और आपको समझ में आ चुकी होंगी जो मैंने यहाँ सारी चीज़ें लिखी हैं। फिर आगे न्यूटन साहब ने ये पता करना चाहा कि ये जो लाइट प्रिज्म से गुजर रही है, गुजरने के बाद जो ये अलग अलग कलर में टूट जा रही है, ये कहीं ये प्रिज्म की तो कोई क्वालिटी नहीं है, ये प्रिज्म की वजह से तो नहीं हो रहा है, या फिर ये लाइट की ही क्वालिटी है जो आके टूट जा रही है, कि केवल प्रिज्म एक मीडियम दे रहा है। तो न्यूटन ने वही चेक करने के लिए क्या किया, उन्होंने डबल प्रिज्म का यूज किया। ऐसे उन्होंने यूज किया, तो उन्होंने क्या किया, 2 प्रिज्म को लिया, और दोनों प्रिज्म का लेने के बाद उन्होंने दोनों प्रिज्म को अपोजिट डायरेक्शन में रखा, दोनों का बेस अलग रखा।
और उतने ही एंगल का लिया जितना, मान लो अगर एंगल 1 है तो ये एंगल जो है 2 है, दोनों एंगल से मैं इतना ही रखा कि जितना ये जो पहला प्रिज्म जितनी लाइट को डिवाइड करता है, जितना पहला लाइट जो प्रिज्म जो है जितना लाइट को डिवाइड करे, सेम जैसे मान लो मैंने कहूँ कि जो पर प्रिज्म मान लीजिए बेटा ये P1 है, ये P2 है, अगर P1 इसको इस लाइट को 14 डिग्री डिवाइड कर रहा है तो जो P2 होगा वो भी क्या करना चाहिए, साथ साथ में वो भी करना चाहिए कि वो भी 14 डिग्री ही इसको डिवाइड करें। तो अगर मैंने यहाँ वाइट लाइट डाली है तो यहाँ भी क्या मिलती है, वाइट लाइट। इसका यूज हम तब करते हैं जब हमको, मैंने कहा कि प्रिज्म में 2 प्रॉपर्टी शो करता है, या एक डिस्पर्सन एक आपका क्या डिविएशन। अगर किसी एक प्रॉपर्टी की आपको अध्ययन करना होता है तो हम इस डबल प्रिज्म के माध्यम से हम एक प्रिज्म की जो दोनों प्रॉपर्टी होती हैं, एक प्रॉपर्टी को हम लोग क्या कर देते हैं, यहाँ पर निगलेक्ट कर देते हैं। एक प्रॉपर्टी आपकी खत्म हो जाती है तो दूसरे प्रॉपर्टी का अध्ययन हम आसानी से कर लेते हैं। तो इसके लिए क्या क्या जो न्यूटन ने पूरा एक सीक्वेंस निकाला, और साथ साथ में न्यूटन ने क्या क्यों यूज किया था इसके बारे में यहाँ लिख रखा है, एक बार देख लीजिए कि जो न्यूटन साहब थे अपने एक्सपेरिमेंट में यूज टू ऑब्टेन स्पेक्ट्रम ऑफ सनलाइट, सनलाइट के स्पेक्ट्रम को प्राप्त करने के लिए उन्होंने क्या किया था, ये एक्सपेरिमेंट किया था। साथ साथ उन्होंने क्या पाया, उन्होंने पाया कि जो व्हाइट लाइट होती है, व्हाइट लाइट इज मेड अप ऑफ स्पेक्ट्रम ऑफ कलर्स। जो व्हाइट लाइट होती है वो खुद किससे बनी होती है, 7 कंस्टिट्यूएंट कलर से मिलकर बनी होती है। उन्होंने ये कहा कि जो प्रिज्म होती है, प्रिज्म इट सेल्फ डज नॉट, यहाँ ध्यान देखिए, डज नॉट प्रोड्यूस दीज 7 कंस्टिट्यूएंट, जो 7 कंस्टिट्यूएंट कलर आ रहे हैं ये प्रिज्म नहीं प्रोड्यूस कर रही है, ये उस वाइट लाइट की प्रॉपर्टी है, उसके कंस्टिट्यूएंट हैं जो कि प्रिज्म पे पड़ने के बाद प्रिज्म की क्वालिटी की वजह से, डिस्पर्सन और डिविएशन की वजह से ये अलग अलग कलर में बेटा टूट जा रहे हैं। तो वो प्रिज्म की क्वालिटी थी, इस वजह से हुआ। तो आशा करता हूँ कि ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। अब मैंने जो लाइन लिख रखी है ऊपर वाली, एक बार मैं आपको वो भी बता देता हूँ। पहले मैंने कहा था जो प्रिज्म है बेटा वो ट्रांसपेरेंट ग्लास की तरह होती हैं, इसका जो है ट्राइहेड्रल शेप का होता है। इसके पास क्या होता है, 2 रेक्टेंगुलर बेस होती हैं, एक रेक्टेंगुलर लेटरल सरफेस और 3 लेटरल सरफेस होती हैं। फिर नेक्स्ट मैंने कहा एंगुलर प्रिज्म में क्या होता है, मैंने बताया था कि जो 2 रिफ्लेक्टिंग सरफेस है उनके बीच जो बनने वाला एंगल होता है वही एंगुलर प्रिज्म होता है। यहाँ देखिए मैंने वही लिख रखा है कि एंगल बिटवीन 2 लेटरल सरफेस, ये लेटरल सरफेस, ये लेटरल सरफेस, इन दोनों, क्योंकि ये नीचे वाला बेस हो गया, ये लेटरल सरफेस के बीच में जो एंगल बनता है उसे हम एंगुलर प्रिज्म के नाम से जानते हैं। फिर मैंने यहाँ नोट एक लिख रखा है कि प्रिज्म बेंड रे ऑफ लाइट टुवर्ड्स इट्स बेस। मैंने वही बताया कि जो प्रिज्म होती है इसकी प्रॉपर्टी होती है कि जो इंसिडेंट लाइट होती है उसको बेस की तरफ बेटा क्या करता है, ये मोड़ देता है। फिर यहाँ पर आपको स्पेक्ट्रम के बारे में लिख रखा है कि बैंड ऑफ कलर्ड कंपोनेंट ऑफ ए लाइट बीम, जो बैंड प्राप्त होता है स्क्रीन पे, जो बैंड प्राप्त होती है आपको 7 कलर का जो आपको दिखता है रेनबो में, वो जो बैंड प्राप्त होती है उसी को हम क्या नाम दे देते हैं बेटा, स्पेक्ट्रम नाम दे देते हैं। फिर आपका डिस्पर्सन मैंने वही बताया, जो लाइट होती है, व्हाइट लाइट जो होती है, जब वो प्रिज्म से गुजरती है तो क्या करती है, अपने 7 कंस्टिट्यूएंट कलर में टूट जाती है। उसी टूटने की घटना को, अलग अलग स्प्लिट करने की घटना को हम क्या बोल देते हैं बेटा, डिस्पर्सन बोल देते हैं। बाकी मैंने आपको नीचे वाला न्यूटन वाला पोर्शन बता दिया है। तो आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छी जो है समझ में आई होगी। अगर आपको बेटा अच्छी लगे तो चैनल को आप सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपना प्यार बनाए रखें। ओके, थैंक यू, बाय बाय।